गांव से शहर आई तो काफी दिनों तक रोती रही, क्योंकि उसका गांव का माहौल और वो लोग बहुत याद आते थे। गांव की फिजा में जिनकी मोहब्बत रची बसी होती है, और जहां उसके बचपन के सुनहरे दिन गुजरे थे। लेकिन फिर मुझसे दोस्ती के बाद रफ्ता रफ्ता उसका दिल बहलने लगा। वक्त गुजरता गया, हम दोनों 10वीं जमात में आ गए। तभी एक रोज पता चला, अंबर के गांव वाले पड़ोसी यहाँ उसके पड़ोस में आ बसे हैं, जिनकी याद ने काफी अरसे तक उसके दिल का घेराव किए रखा था। ये बात मुझे अंबर ने काफी दिनों बाद बताई कि तैमूर के घर वाले उनके पड़ोस में आए हैं, लेकिन वो तैमूर से कतराने लगी थी, क्योंकि दोनों अब बड़े हो गए थे। तैमूर ने तो खूब ही कटखाट निकाल लिया था। वो अब नाजुक सा लड़का नहीं रहा, जो बचपन में उसके साथ खेला करता था। एक दिन मैं लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही थी। वो घबराई हुई आ गई और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। मैंने समझाया, इस तरह स्कूल से कहीं जाना ठीक नहीं। हम छुट्टी के बाद पहले घर जाएंगे और अम्मी को बताकर फिर कहीं जाएंगे। तब वो मुझको परेशान छोड़कर वापस चली गई, लेकिन उसने मुझको कुछ नहीं बताया। छुट्टी के बाद मैं अंबर के घर गई और परेशानी की वजह पूछी। उसने बताया कि तैमूर के बड़े भाई की शादी है। तभी तैमूर ने उससे कहा है कि दुल्हन भाभी के लिए चूड़ियां लेनी है। हम बाजार जा रहे हैं, तुम भी चलो। बस इतनी सी बात थी जिसकी वजह से वो परेशान थी कि जाए या ना जाए। चाहती थी कि मैं भी उसके साथ चलूं। तैमूर की दोनों बहनें भी साथ जा रही थी। मैंने जाने से मना कर दिया, लिहाजा शाम को वो भी उनके हमरा ना गई। ताहम उसको बाजार न जाने का कलक था। तभी मुझसे खफा थी, कहती थी कि रबिया, अगर तुम चलती तो मैं भी चली जाती। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, तुम उनकी शादी की खरीदारी में उनके साथ ख्वार नहीं हुई। आखिर तुम दुल्हन की लगती क्या हो? तैमूर वाले महज तुम्हारे पड़ोसी ही तो हैं। उसने मुझको अपनी दिली लगावटों के बारे में नहीं बताया, बस चुपकी हो रही। मगर मैंने महसूस कर लिया कि उसको इन लोगों के साथ ना जा सकने का अफसोस था। तैमूर के भाई की शादी हो गई, दुल्हन घर आ गई। शादी के हंगामे में तैमूर ने अंबर से बात करने की काफी कोशिश की। जब अंबर ने खातिर ख्वाह जवाब ना दिया तो उसने झुंझला कर कहा, मुझे खबर ना थी, तुम बड़ी होकर इतनी बदल जाओगी, बुज़दिल कहीं की। हम बचपन के साथी हैं और अब तुम हद दर्जा मगरूर हो गई हो। अंबर को बुरा लगा, बोली, मैं बुज़दिल नहीं। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम अगर बुज़दिल नहीं हो तो फिर मुझसे बात करो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ लोगों की वजह से कतरा रही हो ना? चलो कल आसिफ के घर आ जाना, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। अंबर इस बात से काफी अपसेट हो गई। मुझसे मशवरा किया। मैंने कहा कि जब तुम लोग गांव से यहाँ आए थे, याद है ना कितना तैमूर और उसकी अम्मी को याद कर कर के रोया करती थी। यकीनन इन लोगों ने तुमको बहुत प्यार दिया होगा कि तुम उन्हें भुला नहीं पाई थी। अब वही लोग जब तुम्हारे पड़ोस में आ बसे हैं तो उनसे बात करने से दूर क्यों भागती हो? आखिर आसिफ के घर जाकर बात करने में क्या हर्ज है? हम वहां जाते ही रहते हैं। हाँ ठीक कहती हो, मैं तैमूर को मजा चखाऊंगी। उसने मुझे बुज़दिल कहा है, आखिर वो खुद को क्या समझता है? एक सीधी सी बात के बारे में उसने अजीब गुफ्तगू की तो मैं उसके जहन की बाजीगरी पर हैरान रह गई। आसिफ भी हमारे पड़ोस में रहता था और वो तैमूर का दोस्त भी था। हमारे वालिदैन का उसके घर आना जाना था। अंबर का इरादा था कि वो तैमूर की खबर लेगी, इसको खरी खरी सुना देगी कि क्यों बुज़दिल और मगरूर कहा था। लेकिन हम जब आसिफ के घर गए तब तैमूर ने उसके साथ इस कदर नरमी से बात की कि अंबर का भिपरा हुआ दिल मोम हो गया। कि मेरी तैमूर के साथ पहले दो बदू मुलाकात थी। मैंने तैमूर को एक अच्छा और सुलझा हुआ इंसान पाया। उसने पहली बार से ही मुझको बहन कहकर मुखातिब किया तो मैंने भी उसको भाई बना लिया। इसके बाद जब भी अंबर और मैं आसिफ की बहनों से मिलने जाते, इत्तेफाक के उसी वक्त तैमूर भी वहां आसिफ से मिलने आ निकलता। वो फौरन मुझसे सलाम दुआ करता और जब मैं आसिफ की अम्मी और बहनों से बातें करती तो तैमूर अंबर से बातें करने लगता। आसिफ की अम्मी सीधी सादी खातून थी, समझती थी कि आसिफ और हम सब चूंकि एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, इसी वजह से नोट्स वगैरह के सिलसिले में उनके वहां इकट्ठे हो जाते हैं। वो हमें बेटियों की तरह प्यार करती थी। अंबर जाती या ना जाती, मैं उनसे मिलने जरूर जाती। उनकी बेटियां हॉस्टल चली जाती, वो अकेली हो जाती तो मैं घरेलू कामों में उनका हाथ बटा देती। उनको कभी चाय बना देती और कभी उनके कमरे की सफाई कर देती। वो मेरी खिदमतगुजारी से खुश होती। कुछ बीमार रहती थी और मैं उनके सारे काम बेलूस होकर करती थी। उनकी खिदमत में मजा आता था। वो मुझे दुआएं देती। कब फिर उनके दिल में ख्याल आया कि उनकी बहू को मुझ जैसा होना चाहिए। एक दिन यही बात उन्होंने आसिफ के कान में कही और उसने मुझे नजर भर कर देखा तो
मैं उसकी नजरों का मतलब समझ गई। इससे पहले तो मेरे जहन में ख्याल तक नहीं आया था मैं आसिफ के बारे में सोचूंगी या वो मुझको अपनाने के नजरिए से देखेगा। आंटी ने उसके बाद मुझको ना गंवाने की जैसे कसम खा ली हो। वो कहती थी इस घर को तेरे जैसी हमदर्द, संजीदा, समझदार और सुघड़ लड़की की जरूरत है और मुझको भी तुझ जैसी बेटी की तलाश थी। अगर तुझको मेरा बेटा बुरा नहीं लगता तो मैं आज कल में जाकर तेरे वालिदैन से तुमको मांग लूंगी। आंटी की इन बातों ने मेरे दिल में आसिफ की चाह को जन्म दिया। वो वाकई मुझको अच्छा लगने लगा, लेकिन मेरे और उसके दरमियान उसकी अम्मी थी जिसकी वजह से हमें सहारा था। तभी हमने तहम्मुल की दीवार को नहीं गिराया। मैंने आंटी से कह दिया, अगर मैं आपको पसंद हूं तो आप लोग भी मुझे पसंद हैं। आप मेरा रिश्ता चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। हमारी कहानी इसके बरक्स तैमूर और अंबर बाहर बाहर जाकर मिलने लगे। ये बात उन्होंने मुझसे भी छुपाए रखी क्योंकि वो जानते थे मैं उनको मना करूंगी। अंबर को यह भी डर था कहीं उनकी बाहर की मुलाकातों का राज उसकी अम्मी पर काश ना कर दूं। खुदा की करने के एक रोज अंबर के वालिद ने इन दोनों को इकट्ठे एक तफरीही पार्क से निकलते देख लिया। उनको ये बात बहुत नागवार गुजरी। वो तैमूर को एक अच्छा लड़का समझते थे। अगर उसकी अम्मी सीधे तरीके से रिश्ता मांगती मुझे यकीन है वो हरगिज इनकार नहीं करते क्योंकि वो तैमूर से बहुत प्यार करते थे। बरसों से उनके घराने एक दूसरे के करीब थे। लेकिन अंकल जब घर आए वो अंबर पर गुस्सा हुए। तभी उनके लड़कों ने भी ये बात सुन ली। उनका जवान खून खोल गया। बोले कि हम तैमूर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम तो उसको अपने भाई जैसा दर्जा देते थे। उसने हमारी बहन के साथ गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। अब हम उसको इस दगाबाजी का मजा चखाते हैं। वो गया इसको सफाई हस्ती से मिटाने को घर से निकल पड़े। बड़ी मुश्किल से बड़ों ने उनको काबू किया। अब्बा पर सख्त पाबंदी लग गई और वो घर से नहीं निकल सकती थी। सूरत हाल से मैं और वो सख्त परेशान हो गई। मैं तो घर से निकल सकती थी मगर वो नहीं। मैं आसिफ के घर जा सकती थी मगर अंबर उसके घर भी नहीं जा सकती थी। अब अंबर के वालिदैन को उसे जल्द अज जल्द ब्याने की फिक्र हो गई। काफी अरसे से उसकी फुप्पी अपने बेटे बुरहान के लिए रिश्ता मांग रही थी, लेकिन अंकल और आंटी को लड़का ठीक न लगा तो इनकारी थे। अब जो फुप्पी ने फिर से आकर मिन्नत समाजत की तो अंकल ने हाँ कह दी। तैमूर ने सुना कि अंबर की शादी बुरहान से हो रही है। उसकी तो जैसे रूह फना हो गई। उससे किसी के साथ बात भी नहीं होती थी। मैं और आसिफ तसल्ली देते तो वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता। उसने बताया कि सिर्फ अंबर की खातिर उसने अपने वालिदैन को मजबूर किया कि शहर चलकर आबाद हो। उनसे जमीन बिकवाई और शहर का ही मकान खरीदा जो इत्तेफाक से इन दिनों बराए फरोख्त था और अंबर के वालिद के पड़ोस में था। तैमूर के माँ बाप ने भी बेटे की खातिर कुर्बानी दी थी, मगर बेटे की जल्दबाजी की वजह से सारा खेल बिगड़ गया। वरना वो तो शहर इसी वजह से आ बसे थे कि अंबर का रिश्ता तैमूर के लिए लेंगे। मगर अब अंबर के भाई जज्बात में आकर दुश्मनी पर उतरे हुए थे और वो सब कुछ करते फिर रहे थे जिसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मेरे वालिद ने भी इन लड़कों को समझाया कि तुम्हारा इन लोगों का बरसों का साथ रहा है और पुराने पड़ोसी हैं। तुम लोगों को ऐसी बातें जेब नहीं देती। गुस्सा थूक दो और बुजुर्गों की दोस्ती को बर्बाद मत करो। मगर वो ना माने। बढ़ चढ़ कर बोले कि हम बगैरत नहीं। जो शख्स हमारी बहन से चोरी छुपे पतंगे बढ़ाए हम उसी को घर का दामाद बना ले। जो भी हुआ अच्छा ना हुआ। अंबर पर तो कयामत गुजर गई, लेकिन तकदीर भी कभी कभी बहुत सफाक मजाक कर गुजरती है। सो ये मजाक इन दोनों के साथ भी तकदीर ने किया। उसने दोनों को जुदा कर दिया और अंबर की शादी बुरहान से हो गई। तैमूर की ये चाहत आज कल की ना थी। दोनों का पुराना साथ था। वो तो इतना बीमार पड़ा, मैं और आसिफ उसकी हालत देखकर खौफजदा हो गए। उसकी दुआएं तो रंग ना लाई, लेकिन अल्लाह ने हम पर करम किया। उसकी वालदा ने रिश्ता मांगा और मेरे वालिदैन ने मंजूर कर लिया। यूं हमारी शादी की तारीख रख दी गई। आसिफ क्योंकि अच्छी शहरियत का मालिक था, माँ बाप का अकलौता और साहिब जायदाद था। उसके वालिद भी खुशहाल बिजनेसमैन थे। आसिफ ने कॉमर्स में फर्स्ट पोजीशन ली थी। उसका मुस्तकबिल शानदार था। मेरे वालिदैन ने उसको दामाद बनाने में ज्यादा सोचो विचार से काम नहीं लिया और बाकी का मामला किस्मत पर छोड़कर उससे मेरी शादी कर दी। मैं आसिफ को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन अंबर अपनी शादी से खुश नहीं थी। वो मेके आती तो उसके चेहरे के गुलाब नहीं खिलते थे, बल्कि वो तो सरसों का फूल हो गई थी, जिसका मतलब था उसकी खुशी का सौदा घर वालों की जिद की वजह से खसारे का साबित हुआ था। तैमूर बहुत संजीदा रहता था। उसकी हजार दुआओं के बावजूद अंबर उसको ना मिल सकी।
जिसकी खातिर उसने माँ बाप से गांव का घर, जमीन सब कुछ बिकवाया था और शहर आ बसेरा किया था। कुछ माह बाद अंबर शोहर के हमरा कनाडा चली गई और वक्त के साथ साथ बिला आखिर तैमूर को भी सब्र आने लगा और वो संभल गया। इधर मेरे ससुर के कारोबार को रोज बरोज तरक्की मिली और मैं किस्मत की धनी कहलाई। वो कहते कि हमारी बहू भगवान है, उसकी किस्मत हमारे लिए ज्यादा धन लाई है। आसिफ कहते, रबिया तुमने मुझको सुकून दिया तो मैंने भी अब्बाजान के कारोबार में शामिल हो यकसोई से काम किया। इसी का समर है आज हम बैनुल अक़वामी तौर पर अपने कारोबार के हवाले से पहचाने जाते हैं। मैं सोचती हूँ कुछ मामलात हमारे अपने अमल से बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन कुछ मामलात वाकई तकदीर और किस्मत से भी वाबस्ता होते हैं। भाई भी बहुत खुशहाल हैं, मगर उन्होंने शादी नहीं की। उनका घर अब तक सूना सूना है, जबकि हमारा घर बच्चों की चहकारियों से महकता है। मैं और आसिफ जब उनको शादी करने का मशवरा देते हैं, जवाब मिलता है, जिस रोज अंबर मेरे दिल से उतर जाएगी इस रोज शादी कर लूंगा। इधर अंबर भी वक्त से पहले उम्र रसीदा लगती है। वो मुस्कुराती तो है मगर दिल से नहीं। उसका शौहर शुरू में तो उसका दीवाना था, वक्त के साथ साथ वो भी उससे सर्द मेहर होता गया। शादी के बाद वो 2 बार पाकिस्तान आई और हर बार मुझसे यही कहा कि तैमूर को मजबूर करो कि वो शादी कर ले। उसके तनहा रहने से मुझको ज्यादा दुख महसूस होता है, मगर उसने कभी तैमूर भाई से मिलने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, कभी अपने घर के तकद्दुस को मजरूह करने के बारे में नहीं सोचा। सचमुच अंबर एक पाकीज़ा ख्याल की अच्छी लड़की थी और ऐसे ही तैमूर भाई भी हैं। लेकिन ये अपना नसीब, किसी को खुशियां मिलती हैं और किसी को गम मिलते हैं।